आवाज साफ आ रही है? सर सर आवाज वीडियो फ्रीज। सर वीडियो फ्रीज हो गया है। हाँ सर ठीक है। हाँ सर अब ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है फिर। तो आज हमें पढ़ना था कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, राइट? यही पढ़ रहे थे ना? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो यस सर। हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखे थे कि दो वेक्टर्स को ऐड करना अपने आप में कुछ प्रॉब्लम वाली बात है ना? सर लास्ट क्लास आई थिंक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लास्ट हुआ था। लास्ट क्लास मेरी वेक्टर्स की हुई थी ना। वेक्टर्स में मैंने एडिशन सिखाया था, सब्ट्रैक्शन सिखाया था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यस सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स तक पहुंचे। हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एक ही बात है, ठीक है। सो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी वेक्टर्स देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था हमारे पास कोई आड़ा टेढ़ा वेक्टर हो तो हम कैसे उन वेक्टर्स के साथ डील करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था मेनली। लेकिन एक सिंपल सी चीज सोचो, एक आपके पास ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, एक ये वेक्टर, लेट्स से ये फोर्स है आपका 10 न्यूटन का, ठीक है। ये मेरा एक डायरेक्शन है जिसका नाम है ईस्ट, और ये हमारा और ये लेट्स से हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। ये एंगल ईस्ट के साथ लेट्स से आपका 30 डिग्री बना है। तो ये फोर्स कितना है? फोर्स को अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे? 10 न्यूटन। इससे तो काम होगा नहीं, डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना फोर्स का, हाँ या ना? यस सर। तो ये Yes. इस फोर्स को अगर आप लिख बताना चाहो किसी को वर्ड्स में बिना डायग्राम बनाए तो क्या लिख के बताओ? सर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ, आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन along 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसे ना लिखोगे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे हुआ? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, राइट? है ना? यस यस सर। सो देखो, मतलब एक सिंपल वेक्टर को लिखने में भी इतनी परेशानी है इंग्लिश, है ना? वैसे ये नोटेशन समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आएगा अगर इस तरीके से तो पता होना चाहिए क्या बोल रहा है, राइट? मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री नहीं है, ईस्ट से 30 डिग्री है, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, चलो, तो ये आपका फोर्स है। हम ऐसे वेक्टर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। मैं लास्ट क्लास में एक कारण भी बताया था कि क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को आसान बनाने के लिए। और भी चीजें आसान होती है, ठीक है। सो लिखना भी आसान हो रहा है। सो कैसे हम कंपोनेंट्स करते हैं? सर हाँ बेटा, सर व्हाट्सएप में जो क्वेश्चंस भेजे सर प्लीज सॉल्व कर दें। बेटा मैंने देखे नहीं, अभी मेरे पास फोन भी नहीं है, बाद में, ठीक है। अभी जस्ट सेंड किए सर। अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगा। ये वाई एक्सिस है लेट्स से, और ये एक्स एक्सिस है। आप बोलोगे सर पहले तो आपने ईस्ट और नॉर्थ बोल रखा था, आपने वाई और एक्स क्यों बना लिया? देखो, जनरली हम लोग ईस्ट के अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं जनरली, और नॉर्थ के अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं जनरली। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम अपने हिसाब से एक्स और वाई एक्सिस सेलेक्ट करते हैं जिधर मर्जी, ठीक है। मान लेते हैं कि इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ नॉर्थ है, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा साउथ। तो मैं चाहूं तो अपनी एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे ले सकता हूं। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। आप यूं समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो आप इस तरीके से देखते हो, सामने, दाएं, बाएं, पीछे। समझ में आई बात? आप जैसे घूम जाओगे उस हिसाब से एक्सिस बदल जाएगी, ठीक है बेटा?
Yes, sir. बट नॉर्थ और ईस्ट चेंज नहीं होती है ना। सो मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे मर्जी मैं ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ईस्ट को ही एक्स ले लिया है, यहाँ नॉर्थ को वाई ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ तो एक्स और वाई एक्सिस अपनी इच्छा से चेंज कर सकता हूँ। ओके बेटा, नाउ लेट्स से मेरे पास कोई फोर्स है या कोई वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं चाहूं तो इसको ए वेक्टर को दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाँ या ना, Yes, sir. बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, है ना। तो ये क्या है मेरा, ये है ए एक्स, ये है ए वाई, इनका मैंने नाम दिया था ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ठीक है। अगर कोई बोले नहीं सर मेरे को तो ऐसे लिखना पसंद नहीं है, मैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगाने वाला बच्चा हूं, तो वो ए वाई को यहां बना सकता है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों का वेक्टर, इस ए एक्स को और इस ए वाई को जोड़ के भी तो ये ए वेक्टर बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बन जाएगा। सो आप ए वाई को इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, मैं इधर देखना प्रेफर करता हूँ, ये आसान पड़ता है, ठीक है। समझ में आई बात, जरूरत पड़ने पे ऑब्वियसली पता है कि इधर भी होता है, मतलब वो तो है, बट पैरेललोग्राम लॉ में अच्छा लगता है कंपोनेंट का, क्योंकि आपके वेक्टर आप एक्सिस के अलोंग बनाते हो, वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। ये कहाँ साइड में बना के छोड़ दिया, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर का एक गोल्डन रूल है, क्या, अ वेक्टर डज नॉट चेंज ऑन शिफ्टिंग इट पैरेलल, है ना। Yes, sir. ये बड़ा ही अच्छा रूल है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, अ वेक्टर डज नॉट चेंज ऑन शिफ्टिंग इट पैरेलल, ओके। सो ए वाई यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये मेरे पास ए वाई वेक्टर है, ये भी ए वाई वेक्टर है, मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर को, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकता हूं ना भाई। तो ये मेरा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर है। इस पे सोचिए, मैं अगर ए एक्स निकाल लूं मैग्नीट्यूड, ए वाई निकाल लूं मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास ये वेक्टर के आसानी से दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, मतलब दो टुकड़े हो जाएंगे, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, sir. सो मैंने वही बोला, इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो मैं क्या बोल पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा कि cos थीटा जो मेरा है, इट इज सिंपली ए एक्स, सॉरी, cos theta is simply a x by a and sin theta is, sin theta कितना उस ट्रायंगल में देखिए तो Sir, AY by a है ना। Yes, sir. तो इन दोनों को जोड़कर मैं ये दोनों के से मैं ये निकाल सकता हूं कि ए एक्स इज सिंपली ए cos theta and a y is simply a sin theta, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब हम इसके बाद इस चीज को याद कर लेंगे, किस चीज को, ये नहीं कि एक से cos थीटा होता, हम क्या याद करेंगे, हम ये याद करेंगे कि वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस एक्सिस के लॉन्ग, एक इस एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो हम ये याद करेंगे कि थीटा के साथ वाला जो टुकड़ा है, इस केस में ए एक्स है, किसी और केस में कुछ और भी हो सकता है, तो थीटा के साथ वाला ये जो टुकड़ा है, ये तो सिंपली ए cos थीटा है, और जो दूसरा वाला टुकड़ा है या थीटा के सामने वाला टुकड़ा है, इधर भी देख सकते हो इधर भी देख सकते हो, वो कितना है, ए वाई ए साइन थीटा, Yes. ठीक है। समझ में आई बात, हाँ या ना। Yes, sir. सो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, मैं यहां से लिख रहा हूं, इसके नीचे लिखना आपको, ठीक है। देयरफॉर ए वेक्टर इज, क्या है ये, ए cos Cos theta theta plus along x axis
प्लस ए साइन थीटा along y axis, राइट? Yes, sir. इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये जो along x axis लिखा है इसकी जगह आप सिंपली आई कैप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आई कैप, ठीक है। और ए साइन थीटा along y axis की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो? जे कैप। देख ध्यान दो, अब ये कैप का मतलब समझते हो ना सब लोग? क्या होता है कैप का मतलब? Unit vector. यूनिट वेक्टर। देखो आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, Yes, sir. आई कैप सिंपली मींस यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो यूनिट वेक्टर को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सो ये एक ऐसा वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? a cos थीटा इंटू 1, सिंपली a cos थीटा। Yes, sir. और Yes, sir. डायरेक्शन कौन सा होगा? इसी आई कैप वाला, मतलब अलोंग Yes, sir. एक्स एक्सिस। सो दिस इज सिंपली a cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली दिस इज सिंपली a sin थीटा अलोंग y एक्सिस, ठीक है। सो हम सिंपली a वेक्टर को यहाँ क्या लिख पा रहे हैं? a cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। समझ में आई बात, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से हम अपने वेक्टर बता रहे हैं। ये आपके वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। क्या बोलोगे आप? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। किसी को दिक्कत है तो बता दो। No, sir. आगे बढ़ जाऊं या कॉपी करना है? Sir, हो गया काम. Sir, हो गया. कुछ लोगों का बाकी होगा ना, फटाफट कर लो। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस सबको आई कैप बोलेंगे और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस सबको जे कैप बोलेंगे. हाँ, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? सारे। ओके. बढ़ू आगे? यस सर. देखो, तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अरे टेढ़ी क्यों बन रही लाइन यार? ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस, ठीक है बेटा? y एक्सिस को थोड़ा पीछे खींच देते हैं, x एक्सिस थोड़ा इधर खींच देते हैं, ठीक है? अब मेरे पास कुछ वेक्टर्स, ये a वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है? ये b वेक्टर है जो y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक? यस. ये आपका c वेक्टर है जो नेगेटिव x एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ये आपका d वेक्टर है जो यहाँ डेल्टा एंगल बना के बैठा है, और एक वेक्टर यहाँ और बना दे रहा हूं मैं, e वेक्टर, जो यहाँ पर ऐसे थीटा एंगल बना के बैठा है, ठीक है? समझ में आई बात? यस. आपको इन सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखने, आपको बताना है
कि ए वेक्टर को आप कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते, क्या होगा? सर एक ए कॉस cos अल्फा और ए साइन अल्फा। ऐसा नहीं लिखते, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए, साइन A अल्फा sin जे alpha. कैप। हाँ, और पढ़ते भी है बेटा, अपने दिमाग में सोचते हैं तो आई कैप जे कैप सोचते हो, ए वेक्टर सोचते हो। ये लिखा हुआ है ना, तो कोई इसको ए नहीं पढ़ेगा, तो क्या पढ़ेंगे हमेशा? ए वेक्टर। आदत होनी चाहिए, नहीं होगी ना आदत तो पता है क्या होगा, आगे जाके बेकार में गलतियां करोगे बिना बात की। ठीक है, थोड़ी इज्जत देनी होती है इन चीजों, ठीक है। बी वेक्टर बताएगा कोई मेरे को? कौन बताएगा बी वेक्टर? जल्दी जल्दी। So B vector, sir, B cos beta I cap बिल्कुल plus गलत है B बेटा, बी कॉस sin beta बीटा जे J कैप cap. होगा ना बेटा, यस सर जे कैप होगा। आया ना? यस क्योंकि बीटा के साथ वाला कॉस हुआ वो किस डायरेक्शन में गया? वाई डायरेक्शन में गया ना बेटा। हाँ सर y axis में, sorry. हाँ, प्लस बी साइन बीटा B किधर जाएगा? sin beta I cap. आई कैप जाएगा। वेरी गुड, समझ में आई बात? यस जनरली हम लोगों को पहले जे बाद में आई लिखने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो गया ये? बी साइन बीटा आई कैप प्लस बी कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, जनरली हमको ये उल्टा करने की आदत नहीं होती। सी वेक्टर कौन बताएगा? सर मैं बोलूं? बोलिए। सर सी वेक्टर इज इक्वल सी कॉस आर आई कैप, गामा है वो, चल ठीक है, कोई बात नहीं। सी कॉस गामा आई कैप। आपने बोला सी कॉस गामा आई कैप, कोई और बताएगा ये सही है कि गलत है? सर सी कॉस गामा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप होगा ना बेटा, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ना, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा ना ये, हाँ या ना? यस तो या तो सी कॉस गामा माइनस आई कैप लिखो, वो तो ऐसे कौन लिखेगा, माइनस यहाँ लगा देते, है ना? यस प्लस प्लस सी साइन गामा जे कैप। साइन गामा जे कैप। समझ में आ रही बात? यस ये नेगेटिव का ध्यान रखना है, ओके। नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क होता है, उसको नहीं छोड़ते वेक्टर में। वहां तो वो तो स्केलर में भी ध्यान रखना पड़ता है ना, ये तो फिर भी वेक्टर है। हाँ, डी वेक्टर कौन बताएगा? सर डी डी कॉस, डायरेक्ट साइन लिखो ना यार, जब पता है ना? डी साइन डेल्टा आई कैप, सही है क्या ये? सर माइनस, सर माइनस होगा। माइनस होगा, और सर 180 माइनस डेल्टा। नहीं बेटा, सर वो तो हाँ वो तो साइन। ये तो माइनस यहाँ लगा दिया ना, और यहाँ क्या आएगा? डी सर यहाँ पर भी माइनस है। कॉस डेल्टा आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। सबको दिख रहा है, किसी को भी आपत्ति हो तो बता दो। ये नहीं समझ में आया तो पूरा फिजिक्स खत्म। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, ये कंपोनेंट करने अगर आपको नहीं आते तो 90% फिजिक्स में आप कुछ नहीं कर सकते। कंपोनेंट करने आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि आप फिजिक्स में एक भी नंबर ले आओगे, बट अगर नहीं आते तो एक भी नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? माइनस। सर अभी मुझे एक चीज में डाउट है सर. हाँ बोलिए। सर वो पिछले टॉपिक सर वो आई कैप जे कैप का वो कंसेप्ट ठीक से मुझे समझ नहीं आ रहा है. आई कैप और जे कैप. देखो सर ये माइनस वाला सर हमको नहीं समझ में आया. माइनस वाला समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखो भाई, पहले मैं माइनस समझाता हूँ फिर आई कैप जे कैप क्या। ये डी वेक्टर है, राइट? बाकी वेक्टर्स को देखना बंद करते हैं, मेरे को लग रहा है एक ही पे सारे डायग्राम बना दिए, इससे थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ये डी वेक्टर है, ठीक है? यस सर. इसके कंपोनेंट कैसे होंगे? एक ये वाला होगा और एक ये वाला sir. होगा, और कुछ हो सकता है क्या? नो सर. अब ये किस डायरेक्शन में, ये वाला क्या ये एक्स डायरेक्शन में है? यस सर, एक्स में है, लेकिन उल्टी साइड में, राइट? सर माइनस है. तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई कैप। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है? माइनस वाई. माइनस वाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस जे कैप। ठीक है, अब ये डी वेक्टर है, देखो जरा इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे? माइनस
जे कैप की तरफ क्या आएगा, कॉस डेल्टा। तो समझ में आ रही बात? या तो आप इसको लिख Yes, दो sir. क्या, डी कॉस डेल्टा माइनस जे कैप, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा के साथ वाला था तो कॉस हो गया, दूसरा वाला है तो क्या आएगा, साइन आएगा, राइट? The sin delta. हाँ, तो डी साइन डेल्टा, क्या आंसर डायरेक्शन है ये, माइनस आई कैप। आप इसको आई कैप जे कैप सिंप्लीफाई करिए, माइनस बाहर निकालिए तो क्या आएगा, माइनस डी साइन डेल्टा आई कैप माइनस डी कॉस डेल्टा जे कैप। समझ में आया कि नहीं? यस सर। आई कैप जे कैप वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई कोई बोला था आई कैप जे कैप समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, सीधा सवाल, हाँ सर। एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। कॉन्सेप्चुअली समझना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वापस बताया था। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसको अगर मैं a cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या बनेगा, सर ये cos ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा इंटू 1, मतलब a cos थीटा, और डायरेक्शन वो वाला जो आई कैप का है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नंबर है, तो आई कैप का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। सो a cos थीटा मैग्नीट्यूड का एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर, दैट इज a cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? सो इस Yes, चीज yes, को समझ मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ सर ठीक है। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर डी वेक्टर क्या है, डी कॉस डेल्टा माइनस जे कैप, डी साइन डेल्टा माइनस। ई वेक्टर बता दो, कौन बताएगा? Sir, minus e cos theta j cap माइनस ई कॉस थीटा जे कैप j cap plus plus E e sin cos theta theta I sin cap. cap प्लस ई I साइन cap थीटा आई कैप। I अब हम cap. आई कैप पहले लिखना पसंद करते हैं जनरली, तो क्या लिखूंगा, इसको रिपीट कर देता हूँ, क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू ई साइन थीटा आई कैप माइनस ई कॉस थीटा जे कैप। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा आप आई कैप को पहले ही लिखोगे, लेकिन लिखने में अच्छा रहता है, आगे चल के बहुत जगह फायदा होता है, ठीक है? यस सर। ओके, Yes, sir. सो इस ये सब लोग कॉपी कर लो, और एक काम करो, कॉपी मत करो, डायग्राम बनाओ खुद से, ये वाले मत बनाना, ये दोनों, और खुद से वापस से कंपोनेंट करके देखो, सबके सही आते हैं कि नहीं आते, है ना? कॉपी मत करना, खुद से वापस पांचों के कंपोनेंट लिख लेना। कॉपी हो गया? सर बना रहा हूँ। ठीक, Yes, sir. हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए,
हमारे पास क्या एग्जाम्पल होगा, अगला एग्जाम्पल लिखेंगे मतलब सो, ठीक है, आप लोग लिखेंगे द वेलोस, अच्छा एग्जाम्पल नहीं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक होगा, मेरी गलती है। टॉपिक क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कहने का मतलब है, लेट्स से एक वेक्टर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। मुझे बेसिकली मेरा क्वेश्चन है ये कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये मुझे गिवन है। मुझे बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। ओके, समझ में आई बात? यस तो इसके लिए मैंने यहां पर ये खींची वाई एक्सिस, ये खींचा मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। ये लेट से मेरा ए वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट कितना होगा ए एक्स, और ये कंपोनेंट कितना होगा ए वाई, ठीक है। तभी तो लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। कहां से आ रहा है ये? ट्राइंगल लॉ से आ रहा है ना बेटा। Yes, sir. मेरे को ए का मैग्नीट्यूड चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं? Yes, sir. Therefore, a square is equal to ax square plus ay square. That means a is simply under root of ax square plus ay square. आपको एक बार और मैं पाइथागोरस थ्योरम याद करवा रहा हूं, इसको याद रखिएगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जल्दी जल्दी कॉपी। Sir, okay. हो गया? यस सर, पूरा हो गया। चलो फिर तो ये आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल चुका, कैसे निकालना, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लिखेंगे, लिखिए द वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर, सॉरी द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v वेक्टर इक्वल्स टू 10 i कैप प्लस 10 रूट 3 j कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो है ना वही बता रहा है क्या है ये, 10 i कैप प्लस 10 रूट 3 j कैप, ठीक है बेटा। ओके सर। अब बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड direction of velocity, find the magnitude and direction of velocity if x axis is along east and y axis is along north. X axis is along east and y axis is along north, ठीक है। तो उसका आपको डायरेक्शन बताना,
कैसे करेंगे सर? बड़ा सिंपल है। क्या सर मैग्नीट्यूड 20। सर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, राइट? दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज सिंपली 20। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, बच्चे नहीं, है ना? पर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया, आपसे डायरेक्शन भी पूछा गया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी होगी फिलहाल के लिए, क्योंकि बच्चे हो आप, बड़े हो जाते हो तो ये सब चीजें ओरल कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन किसके लॉन्ग लिया गया? नॉर्थ एक्सिस, नॉर्थ के लॉन्ग लिया गया, और एक्स लिया गया है ईस्ट के लॉन्ग। क्वेश्चन में मेंशन है ना ये। यस सर। और वेक्टर कितना है? 10 आई कैप प्लस 10 रूट 3 जे कैप, मतलब कि वेक्टर में दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है। ऐसा होगा वेक्टर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉइंट। ये 10 और ये भी, ये 10, ये भी नहीं, ये 10 रूट 3, राइट? ये ना कहानी अपनी। यस सर। हमें इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मिल गया, अब डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन कैसे बताओगे सर? डायरेक्शन एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में बताना। अगर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है तो ठीक है, पर क्योंकि आगे लैंग्वेज में ईस्ट और नॉर्थ दे रखा है तो हम डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ के टर्म्स में बताना चाहेंगे, मतलब ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ इनकी टर्म्स में बताना चाहेंगे। ठीक है बेटा? सो क्या मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन सीधे बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ, अगर मैं ये थीटा निकाल लूं, tan थीटा। अगर मैं ये थीटा निकाल लूं तो, राइट? है ना? यस सर। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि tan थीटा कितना होगा बेटा? फिर √3। 10 रूट 3 बाय 10, दैट इज सिंपली रूट 3। दैट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा? 60 60 डिग्री। देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से 20 तो था बट यूनिट मेंशन नहीं, इसलिए मैं ऐसा यूनिट लिख दे रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड। क्या लिख दे रहा? 20 मीटर पर सेकंड अलोंग, कौन सा डायरेक्शन है ये? 60 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईस्ट। ईस्ट। समझ में आई बात? वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है? बेसिकली आप इस थीटा का भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए। ये थीटा वो थीटा है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है। ठीक है? क्या है इसका फॉर्मूला? सर tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स। ठीक है बेटा? यस सर। लेकिन ये थीटा किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है? वाई एक्सिस के साथ पूछेगा तो फॉर्मूला ऑब्वियसली बदल जाएगा, हाँ या ना? यस। यस सर। Okay, so we have now magnitude of a vector in component form. अब क्या पढ़ना है? सर मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन से पहले बहुत बड़ी चीज आएगी, बहुत बड़ी चीज। क्या है उसका नाम? डी जेड एक्सिस। यस। ये जब मैंने, मेरे ख्याल से जब मैंने पिछले साल पढ़ाया था 10th क्लास में वेक्टर, तो ये चीज, ये टॉपिक स्किप किया था कि पढ़ाया था मैंने? सर स्किप किया था। स्किप किया था ना? और बहुत सारे लोग सर आप एब्सेंट। बता दिए थे कि एक ऐसा एक्सेस होता है जो स्क्रीन के बाहर आता है। हाँ, तो सर बस अब इतना ही बताए थे। इतना ही बताया था ना? ठीक है। अच्छा देखो, मेरे पास, मुझे आपको z एक्सिस बताने की, z एक्सिस क्या हमारा x और y एक्सिस किस काम आते हैं? आप बेसिकली अभी तक शायद आपने रियलाइज नहीं किया होगा, क्योंकि आपको वेक्टर बता के कंपोनेंट की तरीके से x और y बताया जाता है। पर आपने बचपन में जो x और y सीखा है ना स्कूल में, ग्राफ बनाते वक्त सीखा है कि नहीं सीखा? यस। यस सर। उसका अगर आप यूज करो तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ग्राफ वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग होता है,
और यहाँ पर जो हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं वो अलग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, काफी सिमिलरिटी भी होती है, थोड़ा सा अंतर भी होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। हम बेसिकली जब वेक्टर में बोल रहे हैं कि लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, लेट्स हम ये बोल, तो हम क्या बता रहे हैं? हम बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर आप ओरिजिन से शुरू करते हो तो ए वेक्टर का हेड आपको कहां मिलेगा? तब मिलेगा जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर चल लेंगे या 3 यूनिट चल लेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग 4 units. 4 यूनिट चल लेंगे। समझ में आई बात? तब जाके आप वेक्टर के टेल से वेक्टर के हेड तक पहुंचेंगे, राइट? यही ना सीखा हमने। Yes, sir. अब देखो बेटा, जरूरी हाँ, नहीं है कि वेक्टर आपका हर बार ओरिजिन पे ही हो, वेक्टर का टेल आप हमेशा ओरिजिन पे ही रखो, आप वेक्टर ऐसे ही बना सकते हो। ये ए वेक्टर, ओके बेटा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो इसके कंपोनेंट आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सर एक कंपोनेंट तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और दूसरा हो गया ये वाला ए साइन थीटा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir. हाँ सर। है ना? यस सर। हर बार ओरिजिन पे बनाना जरूरी नहीं है, ओके। बट ओरिजिन पे अगर बना रहे तो हमें बड़ा आसान पड़ता कंपोनेंट सोचने, राइट? यस सर। ओके, खैर जो भी है, हमें पढ़ना था द जेड एक्सिस। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी पॉइंट पर कैसे पहुंचे, इसका रास्ता आप बता रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके, हाँ या ना? कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग चले जाओ, इतना डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग चले जाओ, आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाओ। आप मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है। आप बोलोगे सर इतना एक्स के अलोंग और इतना वाई के अलोंग, है ना? आपको मैंने रैंडम पॉइंट कोई और दे दिया, ये वाला पॉइंट आप बता दोगे, क्योंकि बता दोगे कितना एक्स के अलोंग और कितना वाई के अलोंग। Yes, sir. सर इतना एक्स मत चलना, माइनस एक्स चल लेना, और इतना माइनस वाई चल लेना, बता दोगे ना? Yes, sir. तो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस का यूज करके आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? Yes, sir. यस यस सर। सर। किसी भी वेक्टर के आप कंपोनेंट बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? Yes, यस sir. सर। है ना? अच्छा, इमेजिन दिस कि एक वेक्टर आपके फोन या जो भी स्क्रीन है, स्क्रीन से निकल के सीधे आपके मुंह की तरफ आ गया, ठीक है? उसके टेल से हेड तक कैसे जाओगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करके? सर अब जेड एक्सिस यूज करेंगे। Sir, 3D बन जाएगा. हाँ, तो वहां पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको एक वेक्टर और चाहिए होगा जिसका नाम है, सॉरी एक डायरेक्शन और चाहिए होगा, एक एक्सिस और चाहिए होगा जिसका नाम क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें से कुछ कॉपी नहीं करना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। द जेड एक्सिस पढ़ रहे थे हम लोग, टॉपिक जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। वेक्टर आपके मतलब स्क्रीन से बाहर निकल के सीधे आपकी आंखों की तरफ आ रहा है, लेट्स, या जरूरी नहीं आंखों की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से थोड़ा टेढ़ा भी निकल सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. इन वेक्टर्स sir. को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? जेड एक्सिस। अभी जेड एक्सिस कैसी होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जेड एक्सिस की, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। समझ में आई बात? ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये आपका एक्स डायरेक्शन है और लेट्स से ये आपका वाई डायरेक्शन। अब जेड एक्सिस आप किधर बना सकते हो? क्या इधर बना सकते हो? नहीं। क्या ये एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं। सर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं तो अपने आप वाई बन जाता है, वाई के परपेंडिकुलर खींचता हूं अपने आप एक्स बन जाता है। तो ऐसी कौन सी लाइन होगी जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर हो? Sir, diagonally on the left hand side. नहीं, सर डायगोनल स्क्रीन के बाहर, देखिए, ओरिजिन से स्क्रीन के वो बाहर। जो भी लाइन होगी वो इस स्क्रीन पे लाई नहीं करेगी, ठीक है? वो स्क्रीन से सीधे बाहर निकलेगी, परपेंडिकुलरली स्क्रीन के नॉर्मली बाहर निकलेगी, या अंदर भी जा सकती है।
है ना? Yes, sir. जस्ट इमेजिन, देखो यहाँ पे मैं बना नहीं सकता, बट इमेजिन कि एक लाइन आपकी स्क्रीन से सीधे बाहर निकल रही है, तो क्या वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? यस सर। हाँ सर। Yes. ऐसी लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो स्क्रीन के बाहर निकल रही हो या पेपर के बाहर निकल रही हो? सर डॉट। डॉट। Yes, sir. और जो अंदर जा रही है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर क्रॉस। Cross. दिस इज आउटवर्ड्स एंड दिस इज इनवर्ड्स, ठीक है? लेकिन ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, ओके? Yes, sir. इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया कि सर वेक्टर तो एरो है ना सर। अब जरा याद करिए सर, राम जी का धनुष, उसके पीछे बाण स्वरूप धनुष नहीं, ये बना होता था, आया ना? अगर ये एरो आपसे दूर जा रहा है, आपकी स्क्रीन के अंदर, आपकी तरफ नहीं आ रहा, मतलब आप इमेजिन करिए कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो आपको पीछे से नजर आएगा एरो, हाँ या ना? Yes, sir. तो पीछे से एरो क्या नजर आएगा? क्रॉस नजर आएगा। Yes, sir. और अगर ये एरो सीधे आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या नजर आएगा? Sir, dot. पॉइंट नजर आएगा। मेरे को तो डेथ नजर आएगी, पर जो भी है क्या नजर आएगा? दिखने में तो पॉइंट ही लगेगा, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. सो दिखने में पॉइंट, रियलिटी में डेथ। हाँ, बट ये क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन है, और ये क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हम यहाँ, मैं इस डायग्राम के लिए z एक्सिस को डॉट से रिप्रेजेंट कर, ठीक है? अब आप बोलोगे सर डॉट से क्यों किया, क्रॉस से क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है अंदर जा रहा हो z एक्सिस, सिर्फ परपेंडिकुलर तो होना दोनों x और y एक्सिस दोनों के, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो भाई यहाँ पर ना थोड़ा सा झमेला है। क्या झमेला है? झमेला ये है कि देखो यार, हमें एक चूज करना है, दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है बेटा? तो चूज किया तो हमने कौन सा वाला किया? बाहर वाला। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बाहर ही किया है, उसके लिए चूज करने के लिए क्या यूज किया हमने? चोजन बाय, दो में से एक चूज करना है ना, तो चोजन बाय राइट हैंड थंब रूल। देखो पूरी दुनिया में वेक्टर वगैरह के लिए राइट हैंड सिस्टम का यूज करते हैं, वैसे लेफ्ट हैंड सिस्टम भी होता है, पर यूज हम किसका करते हैं हमेशा? राइट हैंड सिस्टम, Right hand thumb. राइट हैंड सिस्टम का। तो हमारे पास ये जो राइट हैंड सिस्टम है, इसमें हम लोग किसके बेसिस पे यूज चूज करते हैं? दोनों में से एक डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे चूज करते हैं। कैसे चूज करेंगे? तो सर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग अपनी फिंगर्स को रखेंगे। समझ में आई बात? आप लोग ट्राई करिए अपने स्क्रीन के सामने, जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग अपने फिंगर्स को रखिए। यस। ऐसे रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, Yes, sir. ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, राइट? ऐसे Yes. क्या? लेकिन इनमें से कौन सा डायरेक्शन चूज करना है सच दैट कि जब ये फिंगर्स फोल्ड हो तो वाई की तरफ जाए। समझ में आई बात? ट्राई करो सब लोग। ओके सर। ट्राई किया? सर एंटी क्लॉकवाइज। अब थंब किधर पॉइंट कर रहा है? सर आउटवर्ड। बस Outward. बस, समझ में आई बात? Yes, sir. अब कहने का मतलब है, लेकिन इसको हमेशा आउटवर्ड होता रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी ने बोला सर मैं तो इधर अपना वाई एक्सिस लूंगा और मैं इधर अपना एक्स एक्सिस लूंगा, मेरी इच्छा। अब बताओ तो जरा राइट हैंड थंब रूल का यूज करके कि z डायरेक्शन किधर आ रहा है? Inward. सर पीछे। हाँ, इनवर्ट आ रहा है। इनवर्ड। कैसे देख लेते हैं। मैं अपनी उंगलियों को ऐसे रखूंगा सच दैट वो यस एक्स सर, एक्सिस की इनवर्ड तरफ पॉइंट करेंगे, है ना? अब एक्स एक्सिस की तरफ भी पॉइंट करेंगे तो कैसे भी रख सकता हूँ, ऐसे ऐसे, है ना? तो इनमें से कौन सा डायरेक्शन चूज करूंगा सच दैट जब ये फिंगर्स फोल्ड हो तो वाई एक्सिस की तरफ जाए। ऐसे में थंब किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्रीन के? Yes, sir. Inward. Yes, sir. तो यहाँ पर z एक्सिस किधर होगा? यहाँ पर Inward. आपका z एक्सिस हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, sir. पक्का? यस सर। अब देखो दिक्कत ये होती है कि अगर मैंने z एक्सिस को ऐसे बनाया बाहर की तरफ और या अंदर की तरफ बनाया,
तो प्रॉब्लम ये हो जाती है बेटा कि मैं बोलूंगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 मीटर चलो, आपने बोला सर 5 मीटर चले गए। वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 मीटर चलो, आपने बोला 3 मीटर चले गए। बोला जेड एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर चलो, आप बोलेंगे सर फंस गए। राइट, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. सो इवन दो ये रिप्रेजेंटेशन सही है पर उतने काम का नहीं, क्योंकि हमें हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग भी लाइन खींचनी है पेपर के ऊपर। भैया वो हो नहीं सकता, लेकिन करना है तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। ये तो नहीं बोल सकते नहीं होगा भाई चलो घर चलते, ये तो होगा नहीं। राइट, Yes, sir. तो कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़ कैसे लगाया हमने? हमने बोला देख, इधर लिया मैंने एक्स एक्सिस, इधर लिया मैंने वाई एक्सिस। अब बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है वो मैं इस एरो से रिप्रेजेंट, ये है मेरा जेड एक्सिस। समझ में आई बात? सर ये बाहर की तरफ। इसको हमने आउटवर्ड मान लिया। Okay, sir. ये हमने मान लिया। ये आउटवर्ड है क्या? नहीं, ऑब्वियसली आपके पेपर के ऊपर है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राइट, बट हमने मान लिया ये बाहर की तो तरफ। नीचे में थोड़ा बहुत 3D लग रहा है। हल्का फुल्का 3D सोचने की कोशिश करो। पता है इसका पीछे लॉजिक कहाँ से आया? इसके पीछे लॉजिक आया यहाँ से, बचपन से जो आप करते आए हो ना, क्यूब कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, हाँ सर। ऐसे बनाते हो ना क्यूब। Yes. Yes, sir. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया। Z axis. समझ में आई बात? Yes, sir. कमरे के sir. अंदर जाके देखो ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा जेड एक्सिस? Yes, sir. रूम के अंदर आप कॉर्नर में देख सकते हैं कि अगर किसी एक को एक को वाई मान लीजिए, देखिए जेड किधर आ रहा है। Yes, sir. तीसरे वाले के लॉन्ग आ रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है, चेक कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ये जेड आउट हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो आप ये सारे डायग्राम अच्छे से कॉपी कर लीजिए। सर हाँ बेटा, सर हमारे स्कूल में मतलब बीआरएस में असाइनमेंट दे दिया है सर। क्या? असाइनमेंट किसमें, कहाँ पर? सर बीआरएस में। सर दिक्कत है कि मैं 1 महीना लेट हूँ स्कूल में। कौन सा चैप्टर का दिया है? सर मोशन का दिया है और डायमेंशन ठीक एनालिसिस है का। बेटा, वहां तक पहुंचेंगे तब सॉल्व करना ना, अभी तो फिर परेशान हो जाओगे आप। नहीं सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो मैं स्कूल में भी बोला कि सर मैं तो लेट हूँ पर क्या करूँ, तो बोला सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो अभी क्या सर मैं आपको क्वेश्चन भेजूँ तो आप कुछ हेल्प कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ हेल्प, बट पॉइंट है कि उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ सर, वो मुझे भी पता है क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर तो अभी नहीं हुआ है ना। स्कूल में हो गया पर मैं तो 1 महीना लेट में एडमिशन लिया हूँ। ठीक है, ठीक है, भेज दीजिएगा, ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक अगर यू। सिंपल हुए तो बता देंगे, डिफिकल्ट हुए तो बोलूंगा बेटा वेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो आप खाली कंफ्यूज हो गए उनके सॉल्यूशन देख के। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। सर अभी से मार्क्स लेने के लिए सर। समझ रहे? चलो, सर इनवर्ट की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। हाँ अंदर की तरफ बना दो, बनाने के लिए इधर बना दो। ओके सर। ये बाहर है तो उधर अंदर हो गया, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। यस। यस नाउ सर। नाउ आपको एक जवाब देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग systems are right hand system। मैं 3-4 सिस्टम बनाऊंगा। पहला,
दूसरा, सर इसमें डायरेक्शंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। हाँ सब परपेंडिकुलर है। बताइए इनमें से कौन कौन सा सिस्टम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड सिस्टम? So 1, 2 and 4. देखो पहले वाले में अगर आप ट्राई करोगे x से y की तरफ उंगलियां घुमाओगे तो आपका थंब ऑटोमेटिकली z की तरफ आ जाएगा। ट्राई करके देख लो। x किधर है? बाहर की तरफ है ना। यहां से y की तरफ उंगलियां फोल्ड करी तो थंब z की तरफ आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? राइट हैंड सिस्टम हो गया। ओके, सेकंड वाले में क्या है? सर 1, 2 और 4 होगा। हाँ 1, 2 एंड 4, 1 2 का 4, 4 2 का, ठीक है। 1 है, 2 है एंड 4 है। खुद से ट्राई करो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई गलत आंसर आ रहा है तो मुझे बताओ। सर इसको कॉपी कर लूँ? हाँ कॉपी करना बिल्कुल। हो गया कॉपी? Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा नेक्स्ट वीक से मैं एक क्लास वेक्टर वगैरह की लूंगा और एक क्लास में उस रेगुलर शुरू करूंगा, ठीक है। मोशन का शुरू करूंगा थोड़ा सा, उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन जाऊंगा, या पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लेंगे फिर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. और अगर उसके बाद मौका मिला तो 3 क्लास कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक भर मैं 2 से ज़्यादा नहीं लूंगा, उसके अगले वीक तो 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर तो वेक्टर पढ़ा रहा था ना मैं। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन
3 डायमेंशन, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। देखो z एक्सिस का यूज किस लिए कर रहे हैं? 3 डायमेंशन। एक 3 डायमेंशन क्यों कहते हैं? एक डायमेंशन x, एक डायमेंशन y और एक डायमेंशन z। समझ में आई बात? है ना? अब इन 3 डायरेक्शन का यूज करके आप दुनिया के किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जा सकते हो, हाँ या ना? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ जाने की फ्रीडम हो गई। यस हाँ, सर। Yes, sir. ठीक है। तो वही है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3D। अब इसमें करेंगे 3 डायमेंशन है, ठीक है। देखिए ये है हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। ये अपनी y एक्सिस और ये रही अपनी लेट्स से z एक्सिस, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। डायग्राम ही No, थोड़ा सा sir. डिफिकल्ट होने लगा। अब लेट्स से इसमें कोई वेक्टर है जो कि थोड़ा सा XY प्लेन में नहीं, स्क्रीन के प्लेन में नहीं, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है। अब वो मैं कैसे भी डायग्राम बनाऊं आपको लगेगा नहीं। आप चाहो तो इसको प्लेन के अंदर देख सकते हो, चाहो तो बाहर की तरफ देख सकते हो, जैसे मर्जी दिखा सकते हो। तो इसको देखने के लिए ये 3 डायमेंशनल है, इसके लिए मैं यहां पर बता रहा हूं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं। आपको ऑटोमेटिकली फील आ जाएगी कि हाँ सर अब ये वेक्टर मेरे को 3D में दिख रहा है। ये 3 लाइन मैंने पहले बनाई, क्यों? क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं इस वेक्टर के टेल से इस वेक्टर के हेड तक जाने के लिए मुझे कैसे मूव करना पड़ा? इतना x एक्सिस के लॉन्ग, इतना z एक्सिस के लॉन्ग और इतना y एक्सिस के। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आ रहा है? सोचो ये 3D है, जिसको नहीं दिख रहा ना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें नहीं दिखने में अभी तक, क्योंकि इसके बाद और नहीं दिखेगा अगर ये नहीं दिख रहा तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, मैं थोड़ी सी और हेल्प कर सकता हूँ। सर और एक बार बता दीजिए। मैंने बोला ये जो ब्लू वाला पैरो देख रहे हो ना, ये आपकी स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, उससे थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, इमेजिन करो। यस सर। अब मैं कह रहा हूं मैं इसके टेल से चलना शुरू किया तो थोड़ा मेरे को x डायरेक्शन के लॉन्ग चलना पड़ा। ये किसके पैरेलल है? तो z एक्सिस के पैरेलल। z एक्सिस के पैरेलल का होता है स्क्रीन के बाहर, ठीक है। थोड़ा सा Yes, sir. स्क्रीन के लॉन्ग चले, थोड़ा बाहर चले और थोड़ा ऊपर चले, तो Yes, अब sir. आप इसके हेड तक पहुंच गए। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि पहले z एक्सिस के लॉन्ग, हम चाहें तो पहले y एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकते। इतना x चले, अब ये चले अपन लोग y एक्सिस के, और ये चले अपन लोग z एक्सिस के। अच्छा z एक्सिस ऐसे नहीं आएगा ना, इतना टेढ़ा नहीं ना, z एक्सिस अपन ने ऐसे ऐसे बनाएंगे। सर लेकिन हम तो पहला वाला डायग्राम ड्रॉ किए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है ये भी सही है, दिक्कत क्या है? सर इसको ड्रॉ करने के बाद मतलब कैसे पहुंचे उस पॉइंट पे यही नहीं समझ में आ रहा है। ड्रॉ करने के बाद एरो हेड से सर बता देते एक बार तो। देख मैं कह रहा हूं ये जो लाइन है ना, ये आपकी स्क्रीन के अंदर नहीं है, स्क्रीन से थोड़ी सी बाहर आ रही है, हल्की, सीधे बाहर भी नहीं आ रही, हल्की टेढ़ी बाहर आ रही है, ऐसे इमेजिन करिए। यस सर वो इमेजिन कर लिया, कर बट लिए? सर जो अब आप देखो, जो पाथ अब बनाए थे देखो ना, देखो ना, अब आप थोड़ा सा इधर आए, क्या आप इसके हेड तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंचे ना। यस सर थोड़ा y सर एक्सिस के अपवर्ड लॉन्ग गए तब भी आप उसके हेड तक नहीं पहुंच पाए, Yes, sir. ठीक है। थोड़ा मैं ना वेक्टर, ये वाला मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, z एक्सिस यहाँ थोड़ी सी ना कम टेढ़ी हुई है, थोड़ी z एक्सिस को ऐसे, तो डायग्राम बनाने में आसान पड़ेगा मेरे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा चला z एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहीं तक गया था, ये नहीं गया हूं, ठीक है। तब मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा उसके हेड तक? आप सोचो, अगर आपको सिर्फ 3 डायरेक्शन में मूव करना अलाउड है, या तो x डायरेक्शन के लॉन्ग, या y डायरेक्शन के लॉन्ग, या z डायरेक्शन के लॉन्ग,
तो तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग थोड़ा थोड़ा मूव करके आप इस वेक्टर के टेल से इस वेक्टर के हेड तक जा सकते हो कि नहीं जा सकते? Yes, sir. जा सकते हो। अभी Yes, अगला sir. पोर्शन Yes, sir. अगला पोर्शन कंप्लीट करूंगा, एकदम क्लियर हो जाए। ये यार ये क्या हुआ? सर कुछ रखा गया है कीबोर्ड पे, आप गलती से कुछ रख दिए होंगे। हाँ हाँ वही कुछ वो, अरे बटन दब गया है ये कोई। चलो अब क्या किया जाए? चलो मैं डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को। तो देखो भाई, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और ये है मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने जेड एक्सिस को ऐसा बनाया तो इस वेक्टर को थोड़ा टेढ़ा बना, ये वेक्टर ऐसा, ये ए वेक्टर थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है आपके स्क्रीन से, समझ में आई बात? तो मैं कह रहा हूं इसके टेल से हेड तक जाने के लिए मेरे को थोड़ा सा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, थोड़ा वाई एक्सिस के लॉन्ग और थोड़ा जेड एक्सिस के लॉन्ग चलना होगा। कितनी चलना होगा? जेड एक्सिस का मतलब, जेड एक्सिस का मतलब बाहर की तरफ है स्क्रीन के। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. अब देखो, आपको लग रहा होगा सर ये क्या डायग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज करूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. अब दिख रहे हैं? Yes, sir. यस सर, अब क्लियर है। हाँ, तो देखो यही करने वाले थे कि अपना एकदम से बंद हो गया। ये है अपना ए एक्स, ये है अपना ए वाई, और ये क्या होगा? जेड। समझ में आई बात? Yes, sir. तो अब मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, राइट? Yes, sir. और ध्यान दीजिएगा ए क्या है? ए इज डायगोनल ऑफ द क्यूब, है कि नहीं है? Yes, sir. और ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? साइड्स ऑफ द क्यूब। Yes, sir. तो डायगोनल की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता था? Sir, AX square plus AY square. क्यूब का डायगोनल ना बेटा, फॉर्मूला Yes, भूल sir. गए? Yes, sir. मैथ में पढ़ाया गया था ना आप लोगों को, ये पढ़ाया गया। एक डायगोनल के सॉरी एक क्यूब के डायगोनल का जो लेंथ है वो कैसे मिलता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद आया? Yes, sir. वही तो लगाया यहाँ पे, है ना? नहीं याद है तो याद कर लो, अब इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना? तो ये हमको क्या मिला? दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अब आप बोलोगे सर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिखना तो सिखाया नहीं आपने, है ना?
लिख तो दिया था यहाँ पे ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर लिखा था, इसको हम क्या लिखेंगे, ax I कैप I cap plus AY प्लस J ay j कैप प्लस az, K cap. समझ में आई बात। ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट आपके उसमें क्या क्या थे, 2 डायमेंशनल में क्या थे, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ क्या है, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब भी नहीं बोलना चाहिए, क्यूबॉइड है, सॉरी, इसीलिए शायद आप कंफ्यूज भी हो फॉर्मूला, है ना, समझ में आई बात। Yes sir. सो इस तरीके से हम ये एंगल्स निकाल सकते हैं, राइट सर, ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अगर हमारे पास वेक्टर, फिर क्यों रुका यार, ये तो नहीं रुकना चाहिए यार, ये बड़ा झमेला हो गया। हाँ तो मैं सर कह वो रहा लिखना हो गया था। लिखना हो गया था, लेकिन मेरे Yes को sir. कुछ और बताना था। देखो अब मैं फटाफट बनाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को क्यूब बना देना है ना। अरे अरे क्या हो रहा है, उसको कुछ टच करते ही बंद हो जा रहा है। मेरे को एक ही कलर से काम करना पड़ेगा, यहीं पे मेरे को सबसे ज्यादा कलर चाहिए, वहीं पे मैं 2 कलर यूज नहीं कर पा। जो भी है, ये क्यूब के साइड्स हैं, क्यूबॉइड के, राइट। ये आपका वेक्टर था ए वेक्टर, लेट्स से, है ना, तो ये क्या था आपका ए एक्स, है ना, ये एक्स, ये ए वाई था, राइट, ये वाला ए वाई था ना, तो Yes sir. ये भी तो ए वाई होगा, Yes sir. और ये क्या हो जाएगा, ए जेड, है ना। अब देखो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, क्या कहते हैं, अल्फा, ठीक है। ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ध्यान दीजिएगा सब 3D एंगल्स है, मतलब आपके एंगल 2D है बट 3D में एंगल्स है, आपके प्लेन में नहीं है, ठीक है। ये एंगल क्या है, इसको कहते हैं बीटा, और जो जेड एक्सिस का एंगल बनाएगा ए वेक्टर, उसको कहेंगे गामा। समझ में आ रही बात, है ना। एंगल Yes. बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस कितना, क्या कहला रहा है आपका, अल्फा। सिमिलरली एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस क्या कहला रहा है, बीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस क्या कहला रहा है, गामा, ठीक है। इन तीनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। इसमें एक और चीज होती है कि अगर आप यहां से इसको जोड़ोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली राइट एंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए एक्स जो है वो आप कल अगर देखना चाहो तो देख लो, इन पे नहीं तो याद कर लो, एक्स कितना है, एक कॉस अल्फा हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा कितना, ए कॉस बीटा, एंड ए जेड हो जाएगा ए cos कॉस gamma. गामा, ठीक है। सर वो डायग्राम प्लीज आप थोड़ा बड़ा बना देंगे। बेटा डायग्राम बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, दिखना कुछ नहीं है इसमें, इसलिए छोटा बनाओ। क्यूब का एक डायगोनल बनाओ, उस डायगोनल को तीनों एक्सिस का एंगल बना दो, ठीक है।
समझ में आई बात? ओके सर। हाँ, तो ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, ay इज इक्वल टू a cos बीटा, az इज इक्वल टू a cos गामा। इनमें हम लोग cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम देते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। cos को कोसाइन बोलते हैं ना, समझ में आई बात? Yes. अब Yes, देखो sir. क्या होता है, हमें मालूम है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये होता है, हाँ या ना? Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला ना अपन ने, Yes, sir. Yes, sir. a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, हाँ या ना? Yes. सो मैं यहाँ पे बोलूंगा देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू ax की जगह ये डाल देता हूँ, ay की जगह ये डाल देता हूँ, az की जगह ये डाल देता हूँ, क्या मिलेगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos Cos स्क्वायर square बीटा beta. प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। इन तीनों से a स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा LHS वाले a स्क्वायर से, यहाँ बचेगा 1। Yes. तो मतलब क्या हो गया? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात? हाँ या? Yes. अब देखो, आप वैसे ईमानदारी से बता देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस आप फिजिक्स में पूरी 11-12 में यूज नहीं करोगे। तो सर आपने क्यों पढ़ाया? मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप लोगों की कुछ स्कूल्स में क्या होगा, पूछ लिया जाएगा प्रूव दैट the sum of square of direction cosines of a vector is equal to 1. Prove that the sum of squares of direction cosines है, ठीक है, cosines of a vector is 1। तो उसका इस तरीके से प्रूफ है, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. इसका कोई यूज नहीं होने वाला फिजिक्स में 11-12 में। मतलब हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में कभी जबरदस्ती बना के दे दिया जाए इसके ऊपर बेस, तो हो गया, बट इन जनरल इसका कोई खास इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में नहीं करते। हो सकता है मैथ्स में यूज होगा, मैथ्स में इनफैक्ट यूज होगा 12th क्लास में, बट अभी आप लोगों को सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया कि अगर स्कूल में गलती से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ। ओके, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो पाया तो हो ही जाएगा होपफुली इस बार, लेकिन देखते हैं। आगे बढ़े? Yes, sir. सर एक मिनट सर, कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, यस सर, डन। डन, ओके। सो आपका z एक्सिस क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन है मेरा, एग्जांपल है, मेरे पास एक वेक्टर है a वेक्टर विच इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड अ यूनिट वेक्टर along a वेक्टर। समझ में आई बात? कोई बताएगा?
सर नहीं पता चला। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 1। मुझे 1 किसके अलोंग चाहिए? ए वेक्टर के अलोंग चाहिए। ये वेक्टर। मतलब बेसिकली मेरे को ए कैप चाहिए। क्या चाहिए? ए कैप। पढ़ा है आपको ए कैप ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ए कैप और ए वेक्टर के बीच में रिलेशन भी तो बताया होगा कि सिंपली क्या हो जाएगा? ए वेक्टर A बाय, unit, yes, sir. By magnitude of है ना? Yes, sir. क्यों होता है ऐसा? सर डायरेक्शन तो इसका ए वेक्टर वाला ही रह जाएगा और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए बाय ए 1। तो हो गया ना यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, है ना? Yes, sir. Yes. सो दिस इज बेसिकली क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ Root 29. 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज रूट 29। बहुत बढ़िया बेटा। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाय रूट 29। ये आपका आंसर। समझ में आई बात? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. ओके सो अगला एग्जांपल देखें फिर। Yes, sir. ओके लिखो फिर। एग्जांपल के ऊपर भी वेक्टर लग जाएगा, है ना? राइट acceleration of 3 meter per second square along a force F vector is equal to 3i cap plus minus 2j cap plus 4k cap। इस फोर्स के अलोंग ये एक्सेलरेशन लिखना है। लिख सकते हो? So force के relation में acceleration. क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एफ कैप लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ। आया ना? Yes. ये समझ में आ रहा है? यही है ना बेसिकली? सर नहीं समझ में आया। देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है और डायरेक्शन है फोर्स वेक्टर वाला। तो फोर्स वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से, Yes. है ना? अच्छा ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर 9i cap minus 6. थप्पड़। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इस जो मैंने यहां लिखा है उसका मैग्नीट्यूड। अरे यार 3 into 1। Oh हाँ सर 3. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना इसका मैग्नीट्यूड। Yes sir. और डायरेक्शन कौन सा है? एफ So कैप। not. एफ कैप वाला मतलब एफ कैप मतलब एफ Yes. वेक्टर वाला। Yes sir. So I have an acceleration of 3 meter per second square along a force vector, right? Sir. Yes sir. Which is exactly what is required in the question. हाँ या ना? Yes sir. समझ में आ रही बात? Yes sir. So all I need to do is this is equal to 3 meter per second square into force vector by f का magnitude, that is equal to 3 meter per second square into फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फोर्स वेक्टर कितना है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन बाय रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
न्यूटन। समझ में आई बात? Yes, sir. ये न्यूटन भी कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है ना, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है? यूनिट Yes. वेक्टर इज यूनिटलेस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज इक्वल टू, बोलने बड़ा मजा आता है ना, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स, इसलिए मैं छोड़ता ही नहीं इस सेंटेंस को। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप बाय 9 प्लस 4 30, 20 है ना इसका भी? हाँ Yes, sir. सेम ही तो है। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? 9 मीटर पर सेकंड, 9 माइनस 6, 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय रूट 29। अच्छा, कोई बोल रहा था बीच में, आंसर बता रहा था क्या? जो भी है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। देखो, हमने यहां पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। क्या? राइटिंग अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर एंड राइटिंग वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। हाँ या ना? Yes, sir. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? ये दोनों Yes. लिख लेना। क्या है ये? राइटिंग यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर, ऐसे करके राइटिंग यूनिट। समझ में आएगी बात? Yes, sir. और यहां क्या लिखोगे? राइटिंग वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ठीक है, Okay, sir. लिख लो ये चीज। Sir, हाँ बेटा, sir, A vector equal to 3 meter per second square into F cap Q क्या sir? आप ये अंग्रेजी है और उसी का ये गणित है। पढ़ें जरा इसका मीनिंग। दिस इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 3 meter per second. अलोंग व्हाट? F. कैप, विच इज F अलोंग cap. एफ, विच इज अलोंग एफ वेक्टर। Yes, sir. समझ में आई बात? सो दिस इज एक्स 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एफ वेक्टर। यही पूछा था, अंग्रेजी को गणित में लिखा है और कुछ नहीं, Okay, sir. है ना? Yes, sir. बेसिकली अगर आपको ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर चाहिए तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी कैप। समझ में आई बात? हाँ सर। सर तो यही आंसर है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहो तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 माइनस 6 प्लस 12 हो जाएगा। ओके सर हो गया सर। हो गया? चलो यस फिर सर। आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में है सिंपल, छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है इसका, कंपोनेंट का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म। उसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। 1.5 क्लास में आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, डाउट बोलिए। सर लास्ट